दोस्तों, हमने अपने लास्ट वीडियो में जुपिटर की अद्भुत दुनिया के बारे में करीबी से जाना था। जैसे जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसमें हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह आसानी से समा सकते हैं। हमने जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड को भी करीबी से देखा, जो हमारी पृथ्वी के मुकाबले करीब 25 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बावजूद जुपिटर हमारे सौर मंडल का एक गैस जायंट भी है, जिसके पास कोई सतह भी नहीं है। क्योंकि जब रेडार टेलीस्कोप में जुपिटर को देखा गया तो वह पूरी तरह अदृश्य था, मानो कि वहाँ कोई ग्रह है ही नहीं। जुपिटर की इस अजीबोगरीब दुनिया को जानने के लिए नासा ने गैलीलियो स्पेस मिशन को 18 अक्टूबर 1989 में लॉन्च किया, जिसने पहली बार जुपिटर को ऑर्बिट किया था और हमें जुपिटर के एटमॉस्फेयर और उसके चक्रवाती तूफानों की कई डिटेल इमेजेस भी भेजी थी। गैलीलियो से हमें जुपिटर के द ग्रेट रेड स्पॉट के बारे में भी पता लगा, जो इतना बड़ा और विशाल है कि इसमें हमारी पृथ्वी आसानी से समा सकती है। पर गैलीलियो का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था और हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी केवल जुपिटर की बाहरी दुनिया के बारे में ही जाना था, लेकिन जुपिटर के अंदर की दुनिया को जानना अभी बाकी था। तो आज की वीडियो में हम जाएंगे जुपिटर के अंदर और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई जुपिटर के पास कोई सतह है भी, या वह पूरी तरह तूफानों से भरा हुआ है। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, गैलीलियो स्पेस प्रोब को नासा की JPL यानी जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी के द्वारा बनाया गया था, जिसे दो पार्ट्स में बनाया गया था। पहला जुपिटर एटमॉस्फेरिक प्रोब, जिसे टाइटेनियम का बनाया गया था, और दूसरा पार्ट था गैलीलियो ऑर्बिटर, जिसे 18 अक्टूबर 1989 को लॉन्च किया गया था। लॉन्च के करीब 6 साल बाद यानी 1995 में गैलीलियो स्पेस प्रोब जुपिटर के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ, जहां गैलीलियो स्पेस प्रोब ने जुपिटर को ऑर्बिट करना शुरू किया था और जुपिटर के वातावरण की कई अहम जानकारियों को हमें भेजा था। लेकिन अब बारी थी जुपिटर के अंदर जाने की, और फिर 7 दिसंबर 1995 को जुपिटर एटमॉस्फेरिक प्रोब को गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट से अलग किया गया। टाइटेनियम से पूरी तरह बना ये प्रोब जुपिटर के अंदर जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। डिटैच के 5 मिनट के बाद ही जुपिटर की तेज ग्रेविटेशनल खिंचाव ने प्रोब की स्पीड को करीब 2 लाख किलोमीटर पर घंटे तक बढ़ा दिया था। इतनी स्पीड में कोई आम प्रोब जलकर पूरी तरह खत्म हो जाना था, लेकिन नासा पहले से ही इस प्रॉब्लम के लिए तैयार थे। इसलिए जुपिटर एटमॉस्फेरिक प्रोब का बेस पूरी तरह टाइटेनियम का बनाया गया था, जो ज्यादा से ज्यादा गर्मी को भी आसानी से झेल सकता था। और कुछ मिनटों बाद ही प्रोब के पैराशूट को खोल दिया गया, ताकि प्रोब की स्पीड लिमिट क्रॉस ना हो जाए। और पैराशूट खुलने के बाद प्रोब की स्पीड काफी धीमी होने लगी थी। पर अब प्रोब जुपिटर के ऊपरी वातावरण की सारी इंफॉर्मेशन और ली गई सभी इमेजेस को जुपिटर को ऑर्बिट कर रहे गैलीलियो स्पेस प्रोब को भेजनी शुरू कर दी थी, और गैलीलियो स्पेस प्रोब वह सारी जानकारी हमें भेज रहा था। प्रोब की जानकारी से हमें यह पता लगा कि जुपिटर का ऊपरी वातावरण हमारी पृथ्वी के मुकाबले बेहद ही अजीब था, क्योंकि जुपिटर का वातावरण जैसा सभी वैज्ञानिक सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि जुपिटर का वायुमंडल पूरी तरह तूफानी बादलों से घिरा हुआ था, जो बेहद ही विशाल और अजीबोगरीब आकार के बने हुए थे। और ये बादल हमारी पृथ्वी के जैसे बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि ये कई अलग अलग मैटर के मिलने से भी बने हुए थे, जैसे अमोनिया, सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर और पानी यानी H2O। वैज्ञानिकों का कहना था कि जुपिटर के कई बादलों में पानी के मैटर मौजूद हैं, जो बारिश बनकर बरसते रहते हैं। लेकिन ये सारा पानी जाता कहाँ है, यही जानने के लिए जुपिटर स्पेस प्रोब जुपिटर के और अंदर की ओर बढ़ने लगा और हर सेकंड की जानकारी हमें लगातार भेज रहा था। प्रोब जैसे जैसे जुपिटर के अंदर की ओर बढ़ने लगा, ग्रेविटी का दबाव और प्रेशर प्रोब पर अपना असर दिखाने लगा था, और काफी गहराई में जाने के बाद ऊपरी वातावरण पूरी तरह खत्म हो गया था। और अब जो प्रोब ने दृश्य देखा वो था पूरा का पूरा खाली आसमान, ना ही कोई तूफान, ना ही कोई बादल। यहाँ आपको पूरी तरह खाली आसमान के सिवा कुछ नहीं दिखाई देगा, जहाँ लगातार बारिश के सिवा और कुछ नहीं है। लेकिन जुपिटर की बारिश की बात करें तो ये बिल्कुल भी पृथ्वी जैसी नहीं थी। यहाँ बारिश का पानी लगातार इवेपोरेट होता रहता है, क्योंकि जुपिटर की और गहराई में वातावरण इतना ज्यादा हो जाता है कि वो पानी को पूरी तरह भाप में बदल देता है। और इसी से ही इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि जुपिटर में कोई समुद्र नहीं है। पर जुपिटर की गहराई में जाते जाते इतना ज्यादा टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है, यही जानने के लिए प्रोब और गहराई में जाने की कोशिश करता है। लेकिन 120 किलोमीटर की गहराई में जाने के बाद प्रोब का ऑर्बिटर से संपर्क टूटना शुरू हो गया था, जिसके बाद प्रोब अपने आखिरी सफर की ओर बढ़ने लगा था। और करीब 160 किलोमीटर की गहराई में जाने के बाद भी प्रोब को लैंडिंग के लिए कोई सतह नहीं मिल पाई थी, और पूरी तरह सिग्नल टूटने के बाद वह हमारे कंट्रोल से भी बाहर हो गया था। और लगभग आधे घंटे के बाद जुपिटर के बढ़ते टेम्परेचर से प्रोब के पार्ट्स भी पिघलने लगे थे और धीरे धीरे वह जुपिटर के वातावरण में जलकर खत्म हो गया था।
पर अब हम गैलीलियो मिशन से जुपिटर के बारे में बहुत कुछ जान गए थे, जिसमें हमें जुपिटर के तूफानों की एक्चुअल स्पीड के बारे में पता लगा। जो स्पीड जुपिटर की बाहर से स्टडी की गई थी वो करीब 350 से 400 किलोमीटर पर घंटे की थी। पर जुपिटर के अंदर जाने के बाद हमें इन तूफानों की एक्चुअल स्पीड के बारे में पता लगा, जो थी करीब 550 किलोमीटर से लेके 650 किलोमीटर तक। लेकिन अभी भी जुपिटर की असली गहराई यानी जुपिटर के कोर को जानना बाकी था, और इसी की पढ़ाई के लिए नासा ने लॉन्च किया जूनो स्पेसक्राफ्ट को, जो 5 अगस्त 2011 को केप कनेवरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था, जिसका मेन मकसद जुपिटर के फॉर्मेशन की पढ़ाई करना था कि कैसे जुपिटर एक गैस जाइंट में बदला, और जुपिटर की ग्रेविटी, जाइंट मैग्नेटिक फील्ड, एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स और उसकी कॉम्पोजिशन की पढ़ाई करना था। और लॉन्च के करीब 5 साल बाद ही जुलाई 2016 में वह जुपिटर के ऑर्बिट में पहुंचा। जूनो गैलीलियो के बाद दूसरा स्पेसक्राफ्ट था जो जुपिटर को ऑर्बिट करने वाला था, इसलिए इस बार जूनो को खास तरीके से डिजाइन भी किया गया था, क्योंकि इस मिशन को काफी लंबे समय के लिए किया जाना था। इसलिए जूनो को एक विंड टरबाइन की शेप के जैसे बनाया गया था, जिसके तीनों विंग्स में सोलर पैनल का इस्तेमाल किया गया था, जो मिशन के पूरा होने के बाद भी जुपिटर को ऑर्बिट करता रहेगा। और ये तीनों सोलर पैनल्स विंग्स लगातार रोटेट करते हुए सूरज की रोशनी से एनर्जी प्रोड्यूस करते रहेंगे, और साथ ही साथ जुपिटर को ऑर्बिट करते हुए प्रोब को स्थिर भी रखेगा। जूनो मिशन की खास बात ये थी कि इस बार जूनो केवल जुपिटर को ऑर्बिट करने वाला था, और बाहर से ही जुपिटर को ऑर्बिट करते हुए जूनो हमें लगातार जानकारियां भेजता रहेगा। और कई सालों की स्टडी के बाद यह कंफर्म हो गया कि जुपिटर के पास कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, बल्कि जुपिटर के वातावरण के खत्म होने के बाद शुरुआत होती है जुपिटर के लिक्विड कोर की, जिसका टेम्परेचर करीब 10,000 से लेके 12,000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और यहाँ पर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि कोर में मौजूद हाइड्रोजन गैस को एक फ्लूइड फॉर्म में बदल देता है और एक अलग ही एटम को जन्म देता है, जो है मेटेलिक हाइड्रोजन। इसमें कोर के बहुत ही ज्यादा डेंस प्रेशर के कारण हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की ओर धकेल देता है, जो पूरी तरह इलेक्ट्रिक कंडक्टर के जैसा बिहेव करता है। यही वजह है कि जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग और विशाल है। इसलिए दोस्तों, जुपिटर वाकई में हमारे सौर मंडल का एक अनोखा ग्रह है, जो अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड से हमारी पृथ्वी को हर सेकंड बड़े बड़े एस्ट्रॉइड और मीटियोराइट से बचाता आ रहा है, और आगे भी जुपिटर एक बड़े भाई की तरह हमें और हमारी पृथ्वी को बचाता रहेगा। तो दोस्तों, जुपिटर की अद्भुत दुनिया के सफर में आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।